Deepak, today we will discuss about plasma membrane. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एक बार पढ़ लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, और ट्रांसपोर्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो परिवहन होता है, उस चीज़ों के बारे में पढ़ा। कैसे कैसे परिवहन होता है कि मैंने आपको बताया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, डायग्राम नहीं बनाया था, तो आज हमने बनाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम। एक बार आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे किसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो मैं आज आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि कहाँ पे, देखिए इसमें लिपिड और प्रोटीन बाइलेयर होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रहा हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब देखिए, नॉर्मल तो हम लोग जब सेल में देखते हैं, ये रही हमारी, मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है, प्लांट सेल, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, प्लांट सेल है। तो इसमें जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इसके अंदर पाई जाती है, ये हमारी रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये तो स्ट्रक्चर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है। जैसे कि मैं सामने आपके खड़ा हूँ, ये मेरा स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मेरे अंदर कौन कौन से सिस्टम हैं, सारे सिस्टम के बारे में अध्ययन करना, तो क्या हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जो माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो वो हमको ऐसी दिखाई देगी। कैसी, इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है। इसमें ये एक तो ये पार्ट है, और एक ये क्या है, ये देखिए क्या है, क्या लिखा है आपको, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन है, और ये रहा हमारा क्या, लिपिड, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। और ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या बीच में क्या है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड जो भी, इसमें जो लिपिड होता है वो बेसिकली क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, ठीक है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे है, ये आपका पेरीफेरल प्रोटीन है, ठीक है। एक तो इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरीफेरल प्रोटीन है। और फास्फोलिपिड की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर जो संरचना है, ये क्या, फास्फोलिपिड बाइलेयर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो बीच में ये टेल पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, टेल। क्योंकि ये देखिए पूंछ की तरह का संरचना है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और ये क्या है, फास्फोलिपिड की मॉलिक्यूल्स हैं। तो फास्फोलिपिड बाइलेयर पाए जाते हैं। एक ये लेयर फास्फोलिपिड की पाई जाएगी, और नीचे ये लेयर फास्फोलिपिड की पाई जाएगी, और इसके बीच में क्या है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और ये इसमें क्या पाया जाता है, हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये हमारा क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन है। पेरीफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। बाइलेयर होता है इसमें, और ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे, हमारा फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो फास्फोलिपिड इसमें होता है वो बेसिकली क्या होता है, फास्फोलिपिड वाले होते हैं, ठीक, सॉरी, जो लिपिड होता है वो क्या होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं। तो ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हमने कल पिछली क्लास में क्या हुआ, इसको हम लोग क्या ड्रा नहीं किए थे, हम लोग बेसिकली पढ़ बस लिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं, ये हमने पढ़ा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी संरचना है हमारी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली, जो क्या है कि कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव, कोशिका द्रव तथा उसके सभी कोशिकांगों को क्या है, बाहरी वातावरण से क्या करती है, अलग करती है, और कोशिका को क्या एक आकार भी प्रदान करती है। और होता क्या कि कुछ जंतुओं में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। जैसे किसमें किसमें पाई जाती है, एक प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है, मतलब कवक में, और बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया, इनमें क्या सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन एनिमल सेल में क्या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब इसमें हमने देखा था क्या, प्लांट की जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी, सेल्यूलोज की बनी थी, फंगाई की किसकी बनी थी, बैक्टीरिया की किसकी बनी, सब चीजें हमने कहा कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आज बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमने उस दिन पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य भी हमने पढ़ लिए थे। कार्य में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी जो क्षमता होती है, क्या होती है, चयनात्मक होती है। इसमें जो क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये चयनात्मक, यह सिर्फ चुनिंदा, मतलब जिसको चूज करेगी, इसके पास ये पावर है कि यह चयनात्मक चीजों को ही कोशिका के अंदर और कोशिका झिल्ली के मतलब अंदर और बाहर जाने की अनुमति देगी, कुछ सेलेक्टिव चीजों को। और जिस माध्यम से ये परिवहन होता है, मतलब जो चीजें अंदर और बाहर गई उसको क्या बोलते हैं, जिस झिल्ली के माध्यम से होता है उसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी। तो ये रहा हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने आपको क्या दिखा दिया, डायग्राम बना के दिखा दिया। इसमें बाइलेयर होते, फास्फोलिपिड बाइलेयर पाए जाते हैं और साथ में इसमें फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन भी मैंने आपको दिखाया। और ये जो संरचनाएं हैं ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये हम जब स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे माइक्रोस्कोप की मदद से तब हमको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इसकी मदद से जो हम ट्रांसपोर्ट परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो झिल्ली के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, चीजों का परिवहन होता है, आदान प्रदान होता है, तो किस किस माध्यम से होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये रहा एक बार डायग्राम रहा, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार आप ले सकते हैं, ताकि कभी जब आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो एक बार आप देख लें। चलिए मिटाते हैं फिर इसको और डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट देखिए दो माध्यमों से होता है, दो तरह का होता है, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट होता है टू टाइप्स का होता है। क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है कौन सा होता है, पैसिव डिफ्यूजन होता है, और दूसरा क्या होता है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव और पैसिव होता है। ठीक है, तो कैसा कैसा, पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा पैसिव और दूसरा एक्टिव। ठीक है, ये होता है हमारा निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन। और अगर एक्टिव परिवहन की बात करें तो इसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन। क्या बोलते हैं बेटा, सक्रिय परिवहन। ठीक है, तो दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट पाया जाता है, पहला तो पैसिव, दूसरा एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट पाया जाता है हमारे किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी है वह दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट करती है, एक तो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट करती है और दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। अब एक्टिव और पैसिव में भी देखें तो जो हमारा पैसिव है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो निष्क्रिय परिवहन है, ये दो प्रकार से होता है। ये होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है। अब हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये भी दो भागों में बांटता है। पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा क्या होता है, ऑस्मोसिस। ठीक है, मतलब कि विसरण और परासरण। ठीक है, तो हम लोग जो डिफ्यूजन है उसको क्या बोलते हैं, विसरण। ठीक है, और ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं, परासरण। देखते जाइए, घर एक ही है, परिवार भी एक ही, लेकिन क्या होता है, चीजें जो क्या होती है, जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं उसमें क्या होता है, बंटवारा होता जाता है। जैसे क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब मदद से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दो प्रकार से हो रहा है, पहला पैसिव और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब एक्टिव अगर बात करें, जैसे मतलब हुआ ना कि हम लोग, आप लोग गांव में रहते होंगे तो आप देखते होंगे, कहते हैं ये हमारे बड़े बाबा के लड़के हैं और इनके भी दो लड़के हैं। तो उसी तरह ये जो ट्रांसपोर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, इनके मतलब दो माध्यम है। मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लड़के, पैसिव और एक्टिव। अब पैसिव के भी दो हैं, एक कौन, डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। तो ये हो गए डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो पहले जैसे क्या हमने के क्रम में अगर पढ़ा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो प्रकार के परिवहन, कैसे, पैसिव मतलब निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमारा पाया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट दो भागों में बटा, किसमें किसमें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हमने पढ़ क्या के लिए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और यह कोशिका को क्या करती है, आकार प्रदान करती है। मेनली कोशिका को जो आकार प्रदान करता है, अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल होता है जो कोशिका को एक दृढ़ आकार देता है, और दूसरे में जो क्या होते हैं प्लांट सेल्स वगैरह होती है उसमें क्या है, कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली कह सकते हो, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सब वही है। तो वो क्या करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है और कुछ चयनात्मक चीजों को ही परिवहन की क्या सुगमता प्रदान करती है। ये सब चीजें हमने पढ़ी। और साथ ही साथ क्या होती है, जो कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग होते हैं, क्योंकि इसी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है,
जो क्या बोलते हैं, एक चिपचिपा द्रव्य भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म का कोशिका द्रव्य भरा होता है, और उसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के सारे कोशिकांग यानी कोशिका के सारे ऑर्गेनल जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं सब उसी में क्या फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये चीजें उन सब चीजों को एक सुरक्षा भी प्रदान करती है, और बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदर उपस्थित सभी चीजों को क्या करती है, अलग करती है। ये रहा हमारा क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य हमने पढ़े। उसके बाद अब ट्रांसपोर्ट की बात करें, पैसिव एक्टिव और एक्टिव, पैसिव को दो भाग, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव और एक्टिव के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, मतलब निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा रहा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा हमारा रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हमारा रहा क्या, निष्क्रिय परिवहन, ठीक है। क्या रहा, निष्क्रिय परिवहन। और ये हमारा जो रहा क्या, सक्रिय परिवहन, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा परिवहन ट्रांसपोर्ट पाया गया वो किस प्रकार का पाया गया, एक तो पैसिव पाया गया और एक एक्टिव पाया गया। एक पैसिव पाया गया, दूसरा एक्टिव पाया गया। बाद में पैसिव दो भागों में बटा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, मतलब परासरण और विसरण। उसके बाद डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के भी अलग अलग भाग हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, पैसिव डिफ्यूजन पढ़ेंगे। तो पैसिव डिफ्यूजन में अगर हम देखा जाए, एक मतलब चित्र के माध्यम से समझें, तो मान लीजिए ये हमारी क्या है, सेल है। क्या है, ये हमारी सेल है, ठीक है। दोनों में देखें, ये हमारी क्या है, सेल है। मान लीजिए ये हमारी सेल है। अब देखिए क्या होता है पैसिव में, क्या होता है पैसिव में जो चीजें होती हैं, अधिक सांद्रता, जिधर कंसंट्रेशन अधिक होगा, अधिक से क्या होगा, कम की तरफ, ठीक है। पैसिव में जो हमारा निष्क्रिय परिवहन होगा, उसमें जो परिवहन होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो किधर होगा, वो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, मतलब जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर नहीं हो जाएगा। कि हमने क्या पढ़ा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है, देखिए मान लीजिए ये इन है, ये क्या है, आउट है, बाहर, ठीक है। ये मान लीजिए ये O2 पाई जाती है, ठीक है। ये O2, ठीक, बाहर दो ही O2 है, अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या है, O2 का कंसंट्रेशन किधर है, बाहर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। O2 का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर ज्यादा है। तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट किधर होगा, इसका ट्रांसपोर्ट जो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में, क्या मैंने अभी बताया, देखिए बाहर क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया। अंदर क्या हो गया, अंदर क्या हो गया, हमारा लो कंसंट्रेशन हो गया। तो जब बाहर और अंदर, ठीक है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है और अंदर लोअर कंसंट्रेशन है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन में बेटा क्या होता है कि जो चीजें हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, गति करती हैं या परिवहित होती हैं। तो क्या होगा, जब बाहर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो है, तो ऑक्सीजन क्या है, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर देखते हैं, अगर अंदर O2 का क्या कंसंट्रेशन अधिक होता, बाहर कम होता, तो क्या होता, तो फिर क्या होता कि ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट इसका अपोजिट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीजें कम से अधिक की ओर गति करती हैं, ठीक है। तो हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया कि मतलब जैसे अगर अंदर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर कम होगा, तो क्या होगा, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कम से ज्यादा की ओर भी होता है, ज्यादा से कम की ओर नहीं होता है। तो अगर कम से ज्यादा की ओर जाएगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, और हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो हमारा क्या होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये चीजें हमने पढ़ी, क्या पढ़ी हमने, कि अगर बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो जो चीजें हैं या जो क्या बोलते हैं अणु हैं, जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो किधर गति करेंगे, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति करेंगे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक, इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें क्या होती हैं, कम, जैसे मतलब ये देखिए O2, ये O2 इसमें होता नहीं, वास्तव होता है, लेकिन मैं O2 को जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। आप सीधे ऐसे ले लीजिए कि कहीं आप पता चले कि O2 लिख दे, कहते ऑक्सीजन ही होता, बाकी और कुछ होता ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप इसको नॉर्मल वे पे ले लीजिए, मॉलिक्यूल्स ले लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर अधिक है, अंदर क्या है, कम है।
ठीक है, मान लीजिए अंदर यहाँ पे कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर मान लीजिए 40 मॉलिक्यूल है। ठीक है, बाहर कई सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो देखिए कि इधर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, आप देख रहे हैं। इधर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ये हमारा इन है मतलब अंदर है, ये हमारा क्या है, आउटर लेयर है। ठीक है, अब यहां भी देख पा रहे हैं, यहां भी आप देख पा रहे हैं कि बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, लेकिन जो गति क्या है, जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो क्या है, हाई से लो की ओर है। मतलब क्या है, हाई टू लो। ठीक है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या होता है कि चीजें क्या होती है, मतलब यहां पे क्या कह रहा है ना, यहाँ पे देखो चीजें ये कह रहा है कि भैया मैं गरीब हूं, मुझे दीजिए, तो ये ले रहा है, ये अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं गरीब हूं। लेकिन यहाँ हम जैसे लोग आते हैं, कहे दम बनी रहा है और घर चुअत रहा है, मतलब है इसके पास सिर्फ 4 आम, बाहर वाले के पास बहुत है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है मेरे पास बहुत है, ले जाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीजें कम से अधिक की ओर गति करती हैं। देख रहे हैं ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, चीजें हाई कंसंट्रेशन टू लोअर की ओर गति करती हैं, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो टू हाई की ओर गति करती हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, हमारा हमने पढ़ लिया पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में देखें अगर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, अब देखिए चीजें हैं, ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा कहां पे लिखूं, चलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा मिटा के यहां पे लिख रहा हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ये क्या होता है, इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो निष्क्रिय परिवहन है, आप नाम से समझ रहे हैं निष्क्रिय परिवहन, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का व्यय नहीं होता। क्या होता है, ऊर्जा व्यय नहीं होता है, ऊर्जा व्यय नहीं होता। ठीक है, ऊर्जा का व्यय नहीं होता, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। लेकिन यही अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ऊर्जा का व्यय क्या होता है, ऊर्जा का व्यय होता है बेटा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ऊर्जा का व्यय होता है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी जो एटीपी के रूप में होती है वही खर्च होती है, क्योंकि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का पावर हाउस होता है। मतलब क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस होता है, वो जो ऊर्जा मतलब देता है, जो ऊर्जा एनर्जी जो होता है एटीपी के फॉर्म में, उसी को खर्च होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए इसमें जो होता है कि जो अणुओं की गति है वो हाई टू लो होती है। ठीक है, हाई टू लो मतलब उच्च से कम की ओर। ठीक है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, लो टू हाई होता है। ये आपने पढ़ लिया, 2 पॉइंट हो गए हमारे कि इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता पैसिव ट्रांसपोर्ट में, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा का व्यय होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई होता है। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसकी क्या होती है, जो प्रोसेस होती है वो धीमी होती है। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, धीमी होती है, मतलब स्लो मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है बेटा, स्लो मूवमेंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब रैपिड होता है, रैपिड एक्शन, मतलब कि रैपिड मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें रैपिड मूवमेंट पाया जाता है। ये हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। 3 पॉइंट हमने क्या पढ़े, पहली बात तो हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा हमारा क्या होता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा कि हाई टू लो होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि लो टू हाई होता है। ठीक है, उसमें बाद में देखा कि इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, इसमें ऊर्जा का व्यय होता है। ये हमारी एक स्लो मूवमेंट है और ये रैपिड मूवमेंट है। मतलब ये जो क्रिया होती है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो निष्क्रिय परिवहन होता है, वो क्या होता है, ये धीरे धीरे होता है, इसकी गति क्या होती है, धीरे होती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है, रैपिड होता है। ठीक है, लास्ट में अगर हम देखें तो इसके माध्यम से केवल जो है क्या, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या बेटा, इसके माध्यम से केवल स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ही परिवहन हो पाता है। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो स्मॉल तो होते हैं, साथ साथ ऑल्सो बिग मॉलिक्यूल, क्या, ऑल्सो बिग मॉलिक्यूल। ठीक है, बिग मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। किसके माध्यम से बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में थे। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स का भी क्या होता है, परिवहन होता है। तो ये हमने देख लिया, दोनों के बारे में अंतर में भी देख लिया। हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट होता है 2 प्रकार का, पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखें, क्या देखें कि इसमें जो
परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो हाई टू लो की ओर होता है, और हमने एक्टिव में देखा कि लो टू हाई होता है। देखा हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी जो एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का लॉस होता है। हमने ये भी देखा कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली क्या परिवहन है, ये स्लो होता है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यह रैपिड होता है। ठीक है, रैपिड मूवमेंट होता है। अब देखा उसके बाद हमने क्या कि पैसिव में जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है, जबकि एक्टिव में लार्ज मॉलिक्यूल्स का, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। पहले हमने डायग्राम के माध्यम से पढ़ा, फिर हमने क्या इसका डिफरेंस भी देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब दो प्रकार का होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दो प्रकार का होता है। हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो संतानें, पैसिव और एक्टिव। अब पैसिव की दो संतानें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, मतलब विसरण और परासरण। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे परासरण और विसरण के बारे में। आप लोग कह रहे होंगे कि प्रीवियस क्लास में भी सर आपने यही पढ़ाया था। तो हाँ, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यही पढ़ाया था, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाया था। चीजें क्या थी, कुछ मिस हो गई थी, उन चीजों को मैं लेके आया हूँ। क्या मैंने आपको पिछली बार ये बताया था, ऐसे बना के बताया था? नहीं। आज मैंने उन चीजों को क्या कर दिया, सरल कर दिया, ताकि क्या हो कि आपको ज्यादा दिमाग पे जोर न देना पड़े और आपको हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपका कोई भी सवाल रह ना जाए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। निष्क्रिय परिवहन के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, निष्क्रिय परिवहन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे निष्क्रिय परिवहन के बारे में। और जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, पहला डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। ये हमारे दो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, पहले तो हमारा डिफ्यूजन पाया जाता है बेटा, और दूसरा हमारा क्या है, ऑस्मोसिस पाया जाता है। तो ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा इंक खत्म हो गई, थोड़ा भर लें तो बताते हैं आपको। तो जहां तक देखा आपने, हमने अभी तक जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ चुके, उसमें हम लोग पढ़ चुके सेल के बारे में। मैंने आपको बताया था, क्या बताया, सेल का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग मैंने बताया आपको कि सेल का सबसे जो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर में बनता है क्या, कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका की खोज, जो कोशिका की खोज की वो 1860 क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी में, मतलब 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और किसने की थी, कार्क में। ठीक है, कार्क को जब उन्होंने देखा तो उसमें क्या है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जिसको उन्होंने क्या, कोशिका का नाम दिया। ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, उसको उन्होंने कोशिका का नाम दिया। और जो डेड सेल्स थी, उसके बाद क्या है, जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की। उसके बाद मैंने आपको बताया केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी आपने देखा, नॉलेम रुस्का ने खोज की थी। कोशिका सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले किसने दिया, तो स्लाइडेन स्वान ने दिया था। उसके बाद अगर देखा जाए कि कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर द्रव्य है, उसको क्या जीव द्रव्य किसने कहा था, तो पुरकिंजे ने कहा था। ये सब चीजें हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। उसके बाद हमने पढ़ा सेल के बारे में, कि जो सजीव बने हो सेल से बने हैं, तो सेल क्या है, सेल के बारे में हमने पढ़ा। सेल के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद जब हम सेल पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर और कार्य, फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में हमने पढ़ा सेल वॉल, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके कार्य क्या होते हैं, कार्य मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होने वाले परिवहन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो परिवहन होता है दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से, मैंने आपको बताया, पहला पैसिव होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जब हम पैसिव और एक्टिव दोनों पढ़ चुके हैं, पैसिव में होता है हाई टू लो होता है, और एक्टिव में हमारा लो टू हाई होता है। उसके बाद हम आप लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, और इसमें दो चीजें हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसरण, विसरण, और यही ऑस्मोसिस को बोलते हैं परासरण। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डिफ्यूजन और
ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे हम लोग। देखो एक एक चीज पढ़ेंगे तो चीजें क्या होंगी, है तो सरल वैसे में भी, लेकिन कंपैरेटिव अध्ययन में क्या होता है कि आपको दोनों चीजें एक साथ क्लियर होती हैं और कभी ना भूलने वाला टॉपिक होता है। कभी भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर किसी से कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ना, आपको देखते हैं, आप खुद देखते होंगे जब आपके घर वाले कहते हैं कि उसका रिजल्ट हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, तो वो कंपेयर करने के बाद क्या होता है, वो चीजें यहाँ पे छप जाती हैं, यहाँ पे भी छप जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपैरिजन होता है। तो जब कंपैरेटिव अध्ययन होता है ना, तो चीजें यहाँ पे एक बार में क्या होती है, फिट होती है। क्योंकि हमको पता है ना कि हम दोनों, देखिए अगर कहें कि राम 5 फुट का है, श्याम 5 फुट 1 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, तो हमने यहाँ पढ़ा, सिर्फ हमने क्या जानकारी ली। लेकिन अगर राम और श्याम को अगल बगल खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग सामने से देख लेंगे, तो एक हम लोग ये भी देख लेंगे कि ये जो इनके बीच डिफरेंस है कितना है लगभग। हम जानते रहे 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, लेकिन वो जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से होती हैं वो क्या होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक है। चलिए हिंदी भी लिखे दे रहे हैं। परासरण और विसरण, ये ठीक है। क्या है, डिफ्यूजन है और दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस है, मतलब परासरण और विसरण। अब देखिए इसमें क्या होता है, इनमें तो चीजें यही हैं कि मतलब आपने देखा ये किसका भाग है, दोनों पैसिव का है। और पैसिव में क्या होता है, हाई टू लो। अब ये मत सोच लेना कि इधर हाई टू लो होगा, इधर लो टू हाई होगा ना। ये दोनों किसके बेटे हैं, इन दोनों की रगों में किसका खून है, इन दोनों की रगों में जो खून है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का है तो ये एक्टिव की तरह तो व्यवहार करेगा नहीं। अगर पैसिव का है तो पैसिव की तरह व्यवहार करेगा। अगर इसके अंदर पैसिव का डीएनए है तो ये पैसिव की तरह ही व्यवहार करेगा, चाहे आज करे, कल करे, चाहे परसों, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो ये रहा, मान लीजिए हमारी सेल है, ठीक है। ये क्या है हमारी बेटा, ये हमारी सेल है। अब आप कहेंगे सर कैसी कैसी सेल बना दे रहे हैं आप, तो हाँ आप समझ लीजिए सेल है। अब इससे अच्छा मुझसे बनेगा भी नहीं, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है सेल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, और ये रहे बीच में थोड़े बहुत मॉलिक्यूल। तो इसमें देखिए डिफ्यूजन, अभी हमने क्या पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हाई टू लो होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो परिवहन होगा वह हाई टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा। क्योंकि यहाँ पर कैसा कंसंट्रेशन बेटा, हाई है, यहाँ पे कैसा है, लो है। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है। इनसाइड है, ये आउटसाइड है। अब देखिए, ठीक है, इसमें क्या हुआ, लेकिन एक चीज, हाँ तो इसमें क्या हुआ, विसरण में क्या हुआ, चीजें जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर नहीं हो जाता है। आप लोग एक चीज देखोगे, ऊष्मा उसमें पढ़ते होंगे आप लोग, हीट में, उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में आप जब जाते हैं, मान लीजिए कहीं खुले में हैंडपंप लगा है गाँव में, आप अचानक उसको छूते तो कितना गर्म लगता है। या कोई भी चीज गर्मी में आप उसको उठाइए, आपको बहुत गर्म लगेगी, लेकिन थोड़ी देर तक आप उसको हाथ में लिए रहिए तो उसमें होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। यही ट्रांसपोर्ट ही है एक तरह से। उसमें भी ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है, हायर टू लोअर, जब तक कि दोनों का तापमान क्या होता है, बराबर नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होता है, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता तब तक मॉलिक्यूल्स का परिवहन, अणुओं का परिवहन, अणुओं का जो क्या होता है परिवहन होता है, वह जो ट्रांसपोर्ट है वो बराबर होता रहता है। अब ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में भी यही सेम कंडीशन है। क्या सेम कंडीशन है कि इसमें भी क्या होता है, हायर टू लोअर होता है। लेकिन अंतर क्या है इसमें, अंतर मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखिए अंतर क्या होता है, इसमें भी क्या है, लोअर, हाई टू लोअर है। अब इसमें मेन अंतर देखिएगा बेटा, अंतर अब इसमें देखिए, मैं कह रहा हूं ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, हायर टू लोअर है। अब जरूरी नहीं कि कोशिका में जो बाहर से ही अंदर आए, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से ही अंदर आएगा तभी उसको डिफ्यूजन कहा जाएगा ना। मैं कह रहा हूं कोशिका की इस साइड में, ठीक है, कोशिका के इस साइड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोशिका की इस साइड में, इधर सिर्फ 2 हैं। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, यहां पर भी डिफ्यूजन होगा। चीजें क्या होंगी, हाई की तरफ से लोअर की ओर क्या कर जाएंगी, गति कर जाएंगी, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, अभी मैं आपको देखना यही चीज यहाँ पे डिस्कस करवाऊंगा ऑस्मोसिस में। तो डिफ्यूजन यानी विसरण में क्या है कि चीजें चाहे बाहर से अंदर आए, हाई कंसंट्रेशन सुन लो, या फिर कोशिका के अंदर ही अगर किसी साइड में एक तरफ
कंसंट्रेशन अधिक है, एक तरफ कम है, तो हाई से क्या है, लोअर की तरफ मूव कर जाएंगी। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या बेटा, ऐसा नहीं है। ऑस्मोसिस में क्या है, हाई टू लो तो गति करती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि बाहरी, मतलब बाहर से, जो बाहरी इन्वायरमेंट है वहां से कोशिका के अंदर प्रवेश करना होगा। और क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या है बेटा, ऑस्मोसिस में माध्यम की जरूरत पड़ती है। बिना माध्यम के अगर हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस नहीं कहा जाएगा। होगा इसमें भी, जैसे कोशिका के अंदर मान लीजिए किसी कोने पर हायर कंसंट्रेशन है, एक तरफ कम है, तो मूव तो ये कर जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, प्रोसेस भी परासरण का ही होगा, लेकिन माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा बेटा, क्योंकि ऑस्मोसिस यानी परासरण में क्या होता है बेटा, परासरण में परिवहन के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के क्या होता है, नहीं हो पाता। इसी को, या जो माध्यम है इसी को बोलते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली, या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या फिर ये क्या, हाँ क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूजन में पढ़ा कि हायर टू लो, और ऑस्मोसिस में भी हायर टू लो। अंतर हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस में जो होता है हमको एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, और माध्यम क्या होता है, हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो डिफ्यूजन है, ठीक है, डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, ऑस्मोसिस पढ़ लिया। अब हमारा जो, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, वहां पे शुरू में हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट हुआ किसका, कौन कौन सा हुआ, एक्टिव और पैसिव हुआ। अब एक्टिव और पैसिव में जो पैसिव था उसके दो भाग थे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर ऑस्मोसिस के दो पार्ट हैं, तो ऑस्मोसिस के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो ऑस्मोसिस के दो पार्ट होते हैं, इंडो ऑस्मोसिस और दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस, मतलब अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। ये तो आपको समझ में आ गया ना बेटा। देखो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, पहले पढ़ा है पैसिव डिफ्यूजन, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई टू लो की ओर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। और वही हमने क्या पढ़ा, एक्टिव में पढ़ा कि लो टू हाई की ओर। ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, मतलब किसमें, पैसिव और एक्टिव में, कि जो पैसिव है वो निष्क्रिय है, इसमें ऊर्जा की खपत नहीं होती है, लेकिन एक्टिव में क्या होती है, ऊर्जा की खपत होती है। पैसिव में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है हायर टू लोअर की ओर, जो क्या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परिवहित होते हैं। वहीं एक्टिव में क्या होता है, लोअर टू हाई की ओर। ठीक है, अब देखें पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या होता है, तो जो पैसिव हमारा परिवहन होता है, पैसिव क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि एक्टिव में क्या होता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी का भी परिवहन होता है। ये चीजें हमने पढ़ी किसमें, एक्टिव और पैसिव में। उसके बाद हमने पढ़ा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि जो चीजें हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं। एक चीज और आप लोग इसमें बेसिक देखिएगा, इसमें जो होता है डिफ्यूजन जो होता है या लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और गैसेस तीनों माध्यम में होता है। तो लिक्विड और गैसेस का तो क्या होता है, परिलक्षित होता है, एकदम साफ दिखाई देता है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, कुछ अंश तक ही संभव हो पाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें बेटा, तो ऑस्मोसिस में जो होता है क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट। ठीक है, ओनली सॉल्वेंट, ओनली क्या बेटा, ओनली सॉल्वेंट, और इसे कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्या, वाटर मॉलिक्यूल, केवल सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल यानी पानी के अणुओं का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में, मतलब अंतःपरासरण और बहिःपरासरण के बारे में। क्या अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के जो दो पार्ट हैं अब हम उसको पढ़ेंगे, क्या, इंडो ऑस्मोसिस, दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। तो हम वैसे लिखते हैं कंपैरेटिव की तरह, ठीक है, ताकि अध्ययन करने में हमको क्या करें, क्या बोले, आसानी हो। तो ठीक है, पहला इंडो ऑस्मोसिस, ठीक है, दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। अंतःपरासरण और एक्सो मतलब
बाह्य परासरण, ठीक है। अंतः परासरण और बाह्य परासरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतः परासरण में क्या होता है, जो चीजें हैं इसमें क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, जो सेल वॉल है। हाँ, तो अब क्या पढ़ेंगे, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे हमारी सेल है, ठीक है, क्या हुआ, ये हमारी सेल है, ठीक, ये हमारी सेल है, और मान लीजिए इसको किसी सॉल्वेंट में रख दिया गया, ठीक, मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो क्या है, सेल की तुलना में क्या है, अधिक है। तो चीजें क्या होंगी, जब सेल से अधिक हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो जब हाई टू लो मूव कर जाएगा तो जो सेल होगी क्या हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, सेल स्वेल कर जाएगी, ठीक है, सेल फूल जाएगी। वहीं एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो ये मान लीजिए सेल है और इसके बाहर जो यहाँ पर विलेज सॉल्वेंट है उसका, उसमें क्या देखा गया कि इसमें जो है क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, कम है, मतलब हाई है, ठीक है, क्या है, बाहर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और अंदर क्या है, लो है। लेकिन क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, लो टू हाई की ओर क्या हुआ, ठीक है, लो टू हाई की ओर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। तो क्या हुआ, ये श्रिंक कर गई, श्रिंक मतलब क्या हुआ, सिकुड़ गई, श्रिंक, श्रिंक, ठीक है, सेल मतलब क्या, कोशिका क्या हो गई, सिकुड़ गई, श्रिंक कर गई। इसमें क्या हुआ, चीजें एब्जॉर्ब कर ली, उसने क्या कर लिया, चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या हो गई, सेल हो गई, और इसने क्या किया, चीजों को अपने अंदर जो उपस्थित चीजों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक्सो आपको नाम से ही समझ में आता, इंडो मतलब अंदर, ये क्या हुआ, अंदर गए, और जो एक्सो, एक्सो मतलब इसने क्या कर दिया, अपने अंदर से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए अंगूर है, ठीक है, अंगूर को हम इस सॉल्वेंट में रख दें, ठीक है, किशमिश को हम इस, सॉरी किशमिश, ठीक है, मान लीजिए हमारी किशमिश है, ठीक है, ठीक है, ये है, इसको हम अगर इसमें रख दें इस सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के किधर के जाएंगे, हाई टू लो की ओर गति करेंगे, और ये चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी, और क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। यही अगर जो स्वेल है या मतलब अब यहाँ पे रख दीजिए एक अंगूर है, अंगूर को आप इस सॉल्वेंट में रखेंगे तो क्या चीजें कम है, ठीक है, अब जैसे किसमें कम है, तो जब चीजें बाहर की ओर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अरे आप एक बात ध्यान दीजिए, आप एक छोटा सा बैलून लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, ठीक है, उसमें क्या कर लीजिए, पानी भर लीजिए, और उसमें क्या है, उसमें एक छोटा सा छेद कर दीजिए, चीजें बाहर अंदर से बाहर की ओर जाने लगे, तो क्या हो, थोड़ी देर में क्या सिकुड़ जाएगा। ठीक वही होता है क्या, एक्सोऑस्मोसिस में जो सेल्स है वो क्या करते हैं, श्रिंक कर जाती है, क्योंकि सेल के अंदर जो उपस्थित मॉलिक्यूल है क्या सेल के बाहर चले जाते हैं, और इसमें क्या होता है, सेल के बाहर उपस्थित मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, इंडो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, परिवहित होते हैं, तो जिससे क्या होता है, सेल हमारी क्या होती है, स्वेल कर जाती है। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि लो टू हाई की ओर जब हमारे क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो क्या होती है, सेल जो होती है वो श्रिंक कर जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस में ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब जैसे ये जो हमने ये सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, अब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तीन हमारे टर्म आएंगे एक्सो ऑस्मोसिस के बाद, कि हमारा एक होता है हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे मेनली। कि अब किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के बारे में। जो तीन प्रकार के सॉल्यूशन पाए जाते हैं, पहला होता है हमारा हाइपोटोनिक, क्या हाइपोटोनिक, दूसरा हमारा पाया जाता है बेटा हाइपरटोनिक, और तीसरा हमारा जो पाया जाता है क्या, आइसोटोनिक। इन तीन सॉल्यूशन, ये तीन सॉल्यूशन पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी कोशिका को इन तीनों सॉल्यूशन में रखें, ठीक है, इन तीनों सॉल्यूशन में रखें, तो उस कोशिका में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पहले, और फिर उस सॉल्यूशन का सेल से क्या मतलब, सेल को उस सॉल्यूशन में डालने पर क्या रिजल्ट मिलता है, उन चीजों के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा रहा इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव के अंदर हमने पढ़ा क्या, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और फिर उसके बाद हमने क्या ऑस्मोसिस के अंदर पढ़ा इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। ये हमारा क्या ट्रांसपोर्ट हुआ हमारा यहाँ पर खत्म। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। मेरी एक आदत दोस्तों की, होता क्या है ना कि मैं रहते रहते गाना गाने लगता हूँ। सोचो मैं कितना कंट्रोल करता हूँ कि मैं जब कोई ये काम करने लगता हूँ, जैसे मिटाने वगैरह लगता हूँ ना, तो मैं गाना नहीं गाता, बहुत समझ लीजिए कि कंट्रोल करता हूँ। क्योंकि अगर मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो जैसे मैं गाड़ी चढ़ता हूँ, गाड़ी स्टार्ट किया नहीं मानो, चला नहीं मानो, गाना शुरू नहीं, ये मेरी आदत है। तो उसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो कौन कौन सा सोल्यूशन है,
हमारे तीन प्रकार के, पहला हाइपोटोनिक, क्या हाइपोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक, तीसरा आइसोटोनिक। ठीक, ये तीन हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन है। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इनके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति परासारी विलयन इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अति परासारी, अति परासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अल्प परासारी, सॉरी, हाइपो मैंने पहले लिख दिया है, तो ये होगा अल्प। एक बार क्रम से लिख देते, नहीं तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। पहला क्या है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्या है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब अति होता है ना, लोग बोलते हैं अत कर दियो, तुम अति कर दियो, अति मतलब बहुत अधिक हो गया, आप तुमको लपेट देंगे। हाइपो मतलब अल्प, मतलब लो। ठीक है, आइसो मतलब हमसे कोई लेना देना नहीं भैया, तुम होता ना, जब रूम में लड़ाई मची, 3 लोग हैं हम लोग, ठीक है, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो कह तुम बताओ यार ऐसा नहीं हुआ है, तो आइसो कहता देखो भाई हमसे मतलब नहीं है, तुम बलवान हो तुम कमजोर हो, या तुम बलवान हो तुम कमजोर, आपस में निपट लो, हमसे भैया कोई मतलब नहीं, हमने बर्तन धुल दिया है, खाना बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तुम दोनों आपस में डिसाइड करो कौन खाना बनाएगा, कौन जो भी अपना काम करेगा। हमारी ड्यूटी क्या है भैया, बर्तन धुलने की, हमने कर दिया है, हम बीच में नहीं आएंगे, हमको खाना खाने से मतलब है, बर्तन धुलने से मतलब है, क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये दोनों आप आपस में डिसाइड करिए। तो वही यहाँ पर भी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक मतलब अति परासारी विलयन। ठीक है, अति परासारी विलयन। हाइपोटोनिक मतलब अल्प परासारी। ठीक है, और आइसोटोनिक मतलब समपरासारी। ये क्या है, 3 प्रकार के विलयन हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या 3 प्रकार के विलयन उपस्थित हैं, कौन कौन से, हमारे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे, कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे कि जब कोई कोशिका है या सेल, पहले तो ये देखिए कि हाइपोटोनिक है क्या, हाइपोटोनिक क्या है और आइसोटोनिक क्या है। तो हम लोग पहले बात करेंगे हाइपोटोनिक की। तो हाइपोटोनिक में हम लोग बात करेंगे तो इसमें मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें अधिक, ठीक है, मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट। वहीं अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक में हमारा लेस, जस्ट इसका अपोजिट होता है, लेस सॉल्यूट होता है, और हाई क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेस सॉल्यूट होता है और क्या बोलते हैं, मोर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। समपरासारी में क्या होता है भाई साहब, सेम होता है, दोनों का सेम होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सॉल्यूट मतलब विलेय होता है और सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, विलायक होता है। पहले यहाँ पर मैं लिख दूं, हिंदी भी थोड़ी लिख दें, विलेय और विलायक। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हमारा हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें विलेय अधिक होते हैं और क्या होता है, विलायक कम होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा हाइपोटोनिक में लेस सॉल्यूट होते हैं और मोर सॉल्वेंट होते हैं, और समपरासारी में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे, एक सेल है मान लीजिए कोई, उसको हम जो है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या रिजल्ट आएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए कि हाइपोटोनिक में क्या है, मोर सॉल्यूट है, लेस सॉल्वेंट है। अल्प परासारी विलयन यानी हाइपोटोनिक में क्या है, लेस सॉल्यूट है, मोर सॉल्वेंट, और आइसोटोनिक में क्या है, इक्वल होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, दोनों इक्वल। ठीक है, तो हमने पढ़ा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, मतलब हमारा अति परासारी, अल्प परासारी और समपरासारी विलयनों के बारे में।
अब हम देखेंगे इसमें एक अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, एक हमारी सेल है, मान लीजिए सेल है ये, ठीक है। ठीक, ये हमारा क्या है, मान लीजिए अब इसमें जो है हमारा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ बेटा, इसमें हमारा भरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या भरा है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, इसमें है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखिए अतिपरासारी विलयन में जब कोई सेल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या है, जब अतिपरासारी में मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है, क्या है ये हमारी क्या है, मान लीजिए सेल है, ठीक। ये कंटेनर है हमारा जिसमें क्या है, हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन भरा, कौन सा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारा HTS, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या भरा है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या हमारा भरा है आइसोटोनिक, क्या भरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल्स को डालें उसमें क्या होगा, जो गति होगी, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा, वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। मतलब अगर कोशिका में हमारे ऑक्सीजन भरी है एक तरह से, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अधिक सांद्रता में है, हायर कंसंट्रेशन में, तो क्या होगा कि जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगी, कोशिका से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, कोशिका से बाहर निकल जाएगी। मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या कर देंगे, मूव कर जाएंगे, और ऑक्सीजन क्या है, कोशिका से बाहर निकल जाएगी। जब कब, जब हम लोग इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। लेकिन इसका ठीक उल्टा यहाँ पे देखिए आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेटा क्या है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो चीजें हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर गति करेंगी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल है, कोशिका है, इसका जो क्या होते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कंसंट्रेशन जो है बाहर की तुलना में कम है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बाहर से अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, परिवहन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है, या मूव कर जा रहे हैं। तो जब हम कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे अल्प परासारी विलयन में, तो चीजें क्या होगा, हाई सॉल्वेंट है बाहर और अंदर लेस सॉल्यूट है। तो क्या हाई सॉल्वेंट है, लेस सॉल्यूट है, कैसा है बेटा, यहाँ पे हाई सॉल्वेंट है और लेस सॉल्यूट है, क्या है, लेस सॉल्यूट है। तो क्या है, हाई से लो की ओर गति कर जाएंगी। इसको ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए एक मिनट के लिए, मान लीजिए बाहर भी ऑक्सीजन के अणु, एक बात आप मान लीजिए, बाहर मान लीजिए ऑक्सीजन के अणु है, तो हुआ क्या, जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए तो हाई सॉल्वेंट है, तो बाहर हाई कॉन्सेंट्रेट, तो अंदर लेस है। तो क्या हाई से लेस की ओर जब यह गति करेंगे तो क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है वो कोशिका के अंदर चली जाएगी। इसमें क्या है, ऑक्सीजन मान लीजिए तो कोशिका के बाहर चली जा रही है, जब कब, जब हम लोग इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। लेकिन यही जब हाइपरटोनिक में डाल रहे हैं, यही जब हम लोग इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे अल्प परासारी विलयन में, तो क्या होगा, चीजें बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगी, और यही कारण होता है कि कोशिका में ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर आ जाती है। अब अतिपरासारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, समपरासारी विलयन की, तो इसमें जो क्या होता है कि दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या होगा, इसमें कोई भी ऐसा परिवहन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो देखा आपने कि हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में चीजें क्या होंगी, हायर टू लोअर करेंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अंदर जो होता है हाई सॉल्यूट होता है, बाहर लेस सॉल्वेंट होता है, लेस सॉल्वेंट और हाई सॉल्यूट, क्या हाई सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। तो इसमें क्या, हाई से लो की ओर इसमें गति कर गई, ठीक है, हाई से लो की ओर। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि
जो इसके अंदर का जो क्या होता है लेस होता है, लेस सोल्यूट होता है, बाहर हाई सॉल्वेंट होता है, तो क्या हाई से लो की ओर इसमें भी आए। और जो असमपरासारी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या होता है दोनों बराबर होते हैं, अंदर और बाहर जो भी कंसंट्रेशन है, तो इसमें क्या होता है कोई भी परिवहन नहीं पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ ली। अब हम एक एक क्या बोलते हैं एक की पॉइंट और होता है हमारा, कौन सा होता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं उस दिन छोड़ दिए, प्लाज्मोलाइसिस। एक जो टर्म है प्लाज्मोलाइसिस होता है, मैं इसके बारे में अब आपको बताऊंगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने जो ये डायग्राम बेस्ड पढ़ा आज, ये हमको थोड़ा सा क्या ज्यादा समझ में आया। हम जो प्रीवियस क्लास में था हमने ऐसे इसको नहीं अध्ययन किया था, बाद में जब मैंने उस क्लास को खुद देखा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चीजें मैंने कम दिया, मतलब मैंने क्या बोला कि जो मैं एक क्या बोलते हैं कि मानक था या मैं जो चाह रहा था वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उस चीज के लिए मैंने एक बार फिर से इसको देखा और चीजें जो प्रॉपर वे पे आज लेके मैं आया इन सब चीजों को। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा, लास्ट है हमारा आज का प्लाज्मोलाइसिस। क्या, प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचित। तो प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या बेटा, देखो प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी चीज बताएंगे, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, मान लीजिए जो हमारी एक कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए हमने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल के बारे में, ये हमारी प्लांट सेल थी। ठीक है, ये हमारी अंदर उसके क्या पाई जाती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसमें बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हमको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मा बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि जो कोशिका है वो बाहर के पदार्थ और बाहरी वातावरण से क्या संपर्क में रहती है, टच में रहती है। तो जब ये हमारी सेल है तो इसमें कहा जा रहा है कि जब हम इसको किस में डालते हैं, बट जब इसको क्या बोलते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम ये मान लीजिए हमारी सेल है, इसको हम लोग जब क्या कर रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। मान लीजिए हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इसमें क्या कह रहा है कि हमने क्या कोशिका को इसमें डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, इसमें डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो कह रहा क्या होगा जब हम प्लांट की सेल वॉल को, मतलब जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, उस कोशिका को जब हम क्या कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तब एक आश्चर्य करने वाली बात दिखाई देती है। क्योंकि देखिए जीव द्रव्य कुंचन जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम उसको डालेंगे तो वह सिर्फ और सिर्फ किसमें, लिविंग कंटेंट जो जीवित हैं उन्हीं पर असर करता है, नॉन लिविंग पर यह क्या करता है, इनएक्टिव होता है। नॉन लिविंग पर क्या होता है, इनएक्टिव होता है या असर नहीं करता है। तो हमारी जो सेल वॉल है बेटा, तो हमारी सेल वॉल क्या है, मतलब हमारा जो बाहरी आवरण है वो क्या है, निर्जीव है। तो भाई साहब हम तुमसे नहीं डरते, तुम चाहे हाइपोटोनिक हो, हाइपरटोनिक हो, आइसोटोनिक हो, डजंट मैटर। मतलब अरे यार हम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हैं और आप हमको तमंचा दिखा रहे हैं, हमको फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि हम पहले से ही बुलेट प्रूफ हैं। आप चलाओ गोली, फिर हम आपको देख ले रहे हैं। वही हमारा सेल वॉल कह रहा है कि बेटा तुम चाहे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लाओ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लाओ या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन लाओ, आई डोंट केयर, लाओ तो हम देखते हैं क्या होता है। तो हुआ क्या, देखिए कि जब कोशिका को क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया गया, तो कोशिका भित्ति को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, जो सेल थी, वो क्या हुई, धीरे धीरे क्या कर गई, श्रिंक कर गई। क्या कर गई, धीरे धीरे श्रिंक कर गई, मतलब सिकुड़ गई। ठीक है, तो मैं अब उसको देखो एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा कि प्लाज्मोलाइसिस है क्या। ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है। ठीक है, कई सारे बर्तन बनाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी सेल वॉल है, मतलब क्या है, कोशिका सेल है। ठीक है, इसको हमने क्या डाल दिया, ये इसमें इसके अंदर क्या मान लीजिए हाइपोटोनिक किसमें डाला जाता है बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मान लीजिए हमने इसको डाल दिया। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब इसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो हुआ क्या चीजें, जब हाइपोटोनिक में क्या होता है, अंदर लेस होता है, बाहर क्या होता है, हाई होता है। तो क्या होगा, चीजें इसमें क्या होती है, अंदर से बाहर की ओर क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, स्थानांतरित होती है, परिवहन होता है। ठीक है, तो चीजें क्या हुई, तो कोशिका भित्ति तो हमारी सेम रही,
जब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो कोशिका भित्ति जो हमारी है, जो सेल वॉल है, वो तो अपनी जगह पर रही, लेकिन जो हमारी अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन एकदम ठीक ठाक दिख रही थी, ये क्या होगी, थोड़ी थोड़ी क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक, उसके बाद और अगले स्टेज में अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो जो क्या बोलते ट्रांसपोर्ट तो प्रॉपर वे पे हो रहा है, तो अगले वाले में क्या होगी, और सिकुड़ जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगी, और सिकुड़ जाएगी। तो चीजें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि प्लाज्मा में, जो प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया में क्या हो रहा है कि जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, इसको सेल को, जब हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, सेल वॉल पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोशिका पर जो अंदर सेल क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, विसरण होता है, चीजें बाहर निकल रही हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, चीजें बाहर निकल रही हैं, क्योंकि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता तो चीजें क्या होती, हाई टू लो, मतलब कि अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो इसका जस्ट अपोजिट होता। तो हमने इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन है बेटा, यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला गया है, तो क्या होगा, क्रम वाइज देख आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो गई, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, क्या कर गई, श्रिंक कर गई, मतलब सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल नॉट श्रिंक बट, ठीक है, इसमें हम लोग कह सकते हैं सेल वॉल नॉट श्रिंक, मतलब सेल वॉल तो नहीं सिकुड़ी बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा में श्रिंक कर गए। एक चीज क्वेश्चन ये होगा, सेल वॉल क्यों नहीं श्रिंक की, क्योंकि ये क्या है बेटा, हमने अभी आपको बताया कि यह केवल जीवित कोशिका में, लिविंग थिंग्स में होगा, तो सेल वॉल क्यों नहीं श्रिंक की, क्योंकि ये क्या है, बिकॉज ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार आप लोग रैपिड रिवीजन करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले मैंने आपको बताया कि क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद हमने इसके कार्य के बारे में पढ़ा, इसका जो बेसिक कार्य है क्या होता है, कैसे काम करती है, इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जैसे पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो परिवहन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, हम उसके बारे में डिस्कस किए। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार का, कौन कौन सा, डिफ्यूजन नहीं सॉरी, पहला हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हुआ क्या, जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हुआ, लेकिन एक्टिव में हमारा क्या हुआ, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसमें चीजें क्या हुई, लो टू हाई, मतलब लो से हाई की ओर गति की। ठीक है, उसके बाद हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत फिर दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, पहला था हमारा डिफ्यूजन और दूसरा जो हमने पढ़ा क्या, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब परासरण, सॉरी विसरण, और ऑस्मोसिस मतलब परासरण। तो हमने क्या पढ़ा, पैसिव के अंदर दो चीजें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, तो ऑस्मोसिस के अंदर दो चीजें पढ़ी हमने, क्या क्या पढ़ी, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ा, ये दो चीजें हो गई। अब इंडो और एक्सो के बाद हमने क्या पढ़ा कि जो ये चीजें जो हम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वास्तव में अगर हम इसको एक प्रयोग के द्वारा देखें तो हम कैसे देख सकते हैं, हम कोई भी चीज लेंगे, मतलब एक सेल लेंगे, उसको हम तीन प्रकार के सोल्यूशन में डालेंगे। जो हमारा पहला सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और तीसरा जो हमारा होगा आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा। इन तीनों सोल्यूशन में डालेंगे, उसको हम देख कर अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि जो हाई सॉल्वेंट और लो सॉल्यूट हाई सॉल्वेंट, ये चीजें क्या होगी, उसका जो प्रॉपर वे पे हम लोग अध्ययन कर देखेंगे कि जो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, चीजें क्या होंगी कि चीजें सेल जो है चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी और क्या हो जाएगी, सेल कर जाती है। वहीं हाइपोटोनिक में देखेंगे कि चीजें क्या होंगी, लो टू हाई की ओर चली जाएंगी और क्या जो हमारा सेल है वो श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। लेकिन अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो उससे क्या होगा, उसको कहीं वो सीधे कह देता भैया हमको फर्क नहीं पड़ता, तुमको चाहे आग में डुबाओ चाहे घी में डुबाओ। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने ये लास्ट टर्म पढ़ा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारी सेल है, सेल वॉल जो है, सेल कोशिका प्लांट सेल की, उसको हम लोग जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो सेल वॉल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सेल वॉल पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये निर्जीव है। जब प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया होती है और जो सोल्यूशन में जब किसी चीज को डाला जाता है तो यह सोल्यूशन जो है केवल निर्जीव, मतलब जो सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन्हीं पर काम करता है। क्योंकि आप खुद बताएं कि कोई भी सॉल्वेंट यार मैटर नहीं करेगा। अब बताइए हम लोहे की गोली डाल दें किसी सोल्यूशन में तो उसका क्या ही मतलब हो, नथिंग है यार। तो उसे वही कहा गया कि जब इसको हम लोग कोशिका को इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाले तो कोशिका वॉल जो सेल भित्ति, मतलब सेल वॉल जो थी, कोशिका भित्ति,
वो तो एज इट इज रही, लेकिन उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी धीरे धीरे श्रिंक करने लगी, और आप देख रहे हैं कि कैसे एक स्टेप वाइज श्रिंक कर गई। तो ये हमने पढ़ा क्या, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा। और इसमें सेल वॉल नहीं श्रिंक की, क्यों? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स थी। तो आज हमने पढ़ा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कैसे कार्य करती है, कैसे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ये चीजें हमने आज क्या की, डिस्कस की। और पूरी तरह से आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खत्म कर दिया आज के टॉपिक में। और कल से हमारा जो नया टॉपिक होगा, एक नया सेल ऑर्गेनेल्स होगा, न्यूक्लियस। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस समझ लीजिए कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में जो है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या है, हमारी जो मेन मोटर क्या है, मस्तिष्क की तो है, जो हमारे शरीर को चला रहा है, ठीक है। तो सेल का अगर कोई मस्तिष्क या ब्रेन कहेंगे तो किसको कहेंगे, न्यूक्लियस को। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन ऑफ सेल मतलब न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है, किसने इसकी खोज की, इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि न्यूक्लियस है, उसमें क्या हो, आनुवंशिक चीजें, आनुवंशिक सूचना क्या होती है, संग्रहित होती, निहित होती हैं। तो कल इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। अभी के लिए इतना ही, और मैं आपसे विदा लूंगा। और अगर मेरा लेक्चर आज का और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जिन भी ज़रूरतमंद लोगों के पास, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए यहीं से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।